हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं वीआईपीज़ पॉइंट। आज दिनांक 4 जुलाई 2020 और आज के जो मुख्य करंट अफेयर्स हैं मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं। और आप लोगों से एक अपील है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं ऐसे ही डेली रोज़ नए करंट अफेयर्स और जो इंपॉर्टेंट हैं उन सेलेक्टेड हैं उनको आपके सामने लेके आता हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए। चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ, जो कि है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में किस मिलिट्री बेस पर 3 जुलाई को जवानों को संबोधित किया है। आपके ऑप्शंस हैं ए दौलत बेग ओल्डी, बी नीमू, सी कारगिल, डी गलवान। आपके ऑप्शंस ये रहे और इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी नीमू। जी हाँ, ये जो नीमू है वो करीब समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और जो कठिन इलाके हैं अगल बगल के उसमें से एक है। यहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी थल सेना, वायुसेना और आईटीबीपी के जवानों से मुलाकात किए और उनके साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत भी थे और आर्मी चीफ एमएस नरवणे भी थे। जवानों को करीब इन्होंने 26 मिनट तक संबोधित किया और उनके मनोबल को काफ़ी बढ़ाया और उनके योगदान को देश याद रखेगा, रखता है और रखता रहेगा, उन्होंने ऐसा उन्हें बताया भी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2, सरोज खान का निधन 3 जुलाई 2020 को हुआ। उनकी आखिरी फिल्म कौन सी थी? आपके ऑप्शंस हैं ए बागी 2, बी स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, 3 जो थर्ड ऑप्शन है यानी सी टाइगर जिंदा है, लास्ट ऑप्शन है कलंक। जी हाँ, कलंक। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा लास्ट वाला ऑप्शन, जो कि गलती से 3 लिखा गया है। जी ऑप्शन डी है कलंक। ये जो सरोज खान थी, इनकी आयु करीब 71 साल प्लस था और ये 3 जुलाई को सुबह करीब तड़के सुबह 2:30 पे इनका निधन हुआ है। ये 24 जून से ही इनकी तबीयत ख़राब थी और इनका एक कोरोना का जो था टेस्ट भी हुआ था, जो कि बाद में नेगेटिव आया और इनकी जो मृत्यु हुई है वो हार्ट अटैक से हुई है और इनको 3 बार नेशनल अवार्ड मिला है इनकी कोरियोग्राफी के लिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है तीसरा। किस देश में जनमत संग्रह में जनता ने संविधान संशोधन को मंजूरी दी जिसके तहत व्लादिमीर पुतिन 2036 तक राष्ट्रपति रह सकेंगे? आई थिंक इसका ऑप्शन बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं ऑप्शन देना चाहूँगा। आपके ऑप्शंस हैं यूएसए, बी जापान, सी चीन, डी रूस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा जी हाँ रूस। रूस के अधिकारियों ने 2 जुलाई को मतों की गिनती की, जनमत संग्रह हुआ और यह जानकारी उन्होंने दी। चुनाव आयोग ने कहा है कि करीब 77.9% जो है मत जो है इनके संविधान संशोधन के पक्ष में पड़े और करीब 21.3% मत संशोधन के विरोध में डाले गए थे। दरअसल 2 दशकों से जो रूस पर शासन कर रहे हमारे जो ये पुतिन जी हैं, इनकी जो आयु थी वो 67 वर्ष हो चुकी थी और ये 2024 में इनका कार्यकाल भी समाप्त हो रहा था। तो रूस में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितने साल का होता है? 6 साल का होता है। दरअसल रूस के जो संविधान में राष्ट्रपति पद के लिए दो कार्यकाल की जो सीमा तय है, इसलिए 2024 में पुतिन सत्ता से बाहर होने वाले थे और उन्हीं को बचाने के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो है जनमत संग्रह कराया गया है और इस जनमत संग्रह में वो सफल भी हुए हैं। उनसे पहले सिर्फ स्टालिन जो थे वहाँ के, ये रिकॉर्ड बनाने में कायम रहे हैं। यानी अब जो पुतिन हैं वो 2036 तक रूस के राष्ट्रपति रहेंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि चौथा। किस राज्य ने हाल ही में कुत्तों के मांस की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया है? आपके ऑप्शंस हैं ए अरुणाचल, बी असम, सी नागालैंड, डी मेघालय। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी नागालैंड। जी हाँ, इससे पहले मिजोरम ने भी मार्च 2020 में कुत्तों के मीट पर बैन लगा दिया था। ये जानवरों के साथ क्रूरता को लेकर ये काफ़ी चिंताजनक स्थिति बन गई थी, जिसको नागालैंड ने भी समझा और उस पर बैन लगा दिया। राज्य के जो संसदीय मामलों के मंत्री एन क्रोनू ने कहा है कि राज्य मंत्रिमंडल ने यह फैसला सेवन के लिए दूसरे राज्यों से कुत्तों को लाने के खतरों को देखते हुए और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम जो है एनिमल क्रुएल्टी एक्ट के तहत
1960 के तहत यह फैसला जो है कि लिया गया है। उनको डर भी था कि कहीं स्वाइन फ्लू ना हो जाए, उनको डर भी था कि कहीं कोरोना ना हो जाए। तो इन प्रकोपों को देखते हुए वहाँ की जो राज्य सरकार है उसने सूअरों के आयात पर भी प्रतिबंध लगा दिया था कि बाहरी राज्यों से न तो सूअरों को लाया जाएगा और ना ही कुत्तों को लाया जाएगा। और ये जो है वो काफ़ी दयनीय स्थिति हो गई थी। दरअसल नागालैंड में जो कुत्तों का मांस बहुत ही खाने के लिए मतलब फेमस है, वहाँ पे लोग बहुत ही चाव से खाते हैं और उसको बहुत ही पौष्टिक आहार मानते हैं। और हाल ही में आपने सोशल मीडियाज़ पे भी देखा होगा कि कुत्तों के साथ जो बर्बरतापूर्वक उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है, इससे भी कई सारे फ़र्क पड़े हैं इन दो राज्यों पे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा या बताना ही चाहूँगा कि नागालैंड के मुख्यमंत्री का नाम क्या है। जी हाँ, नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। राज्यपाल कौन है? RN रवि। RN रवि जी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 5वां। पुस्तक फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स का विमोचन किसने किया? जी हाँ, आपके ऑप्शंस हैं A योगी आदित्यनाथ, B M वेंकैया नायडू, C अरविंद केजरीवाल, D अमित शाह। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन B M वेंकैया नायडू, जो कि हमारे उपराष्ट्रपति हैं। इस पुस्तक है यानी जो बुक है उसके जो राइटर हैं वो हैं CAV पट्टाभी राम। CAV पट्टाभी राम, इसका नाम आप लोग जो इनका नाम है उसको याद रखिए, कहीं लिख लीजिए। जो M वेंकैया नायडू है इन्होंने इनका विमोचन किया था, ऑनलाइन विमोचन किया था। ये बुक ऑल इंडिया के 5000 टीचरों के सर्वे पर आधारित है। पुस्तक में छात्र शिक्षक संबंध, सहसंबंध, शिक्षण विधियों और जो ये प्रयोगशालाएं हैं और जो परीक्षाएं हैं उनके मानदंडों का आधार क्या होना चाहिए, ये इस बुक में शामिल किया गया है, जिससे छात्र और शिक्षक के बीच का जो संबंध है वो प्रगाढ़ हो सके और एक अच्छे ऊंचाइयों तक जा सके और एक मिसाल कायम करे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है 6वां। केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड CBFC सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के नए CEO का कार्यभार किसने संभाला है? आपके ऑप्शंस हैं A राकेश वर्मा, B प्रसून जोशी, C अनुराग श्रीवास्तव, D रविंदर भाकर। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन D रविंदर भाकर। जी हाँ, ये इंडियन रेलवे स्टोर सर्विस यानी जिसको IRSS भी कहते हैं, IRSS इंडियन रेलवे स्टोर सर्विस के 99 के अधिकारी हैं, बैच के अधिकारी हैं। इससे पहले वो पश्चिम रेलवे के सचिव और मुख्य जनसंपर्क अधिकारी के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा, ये जो प्रसून जोशी हैं जिनके बारे में बात करना चाहूँगा, ये क्या हैं? ये जो फिल्म इंडस्ट्री है यानी केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड के ये क्या हैं? ये अध्यक्ष हैं जी, ये अध्यक्ष हैं। और इसका जो मुख्यालय है केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड का, वो सभी जानते हैं, हमारी जो नगरी है मुंबई नगरी, वहाँ पे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि 7वां। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC के नए अध्यक्ष कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं A संजीव सिंह, B अंकिता माधव, C श्रीकांत माधव वैद्य, D मीना परिहार। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन C श्रीकांत माधव वैद्य। जी हाँ, उन्होंने 1 जुलाई को अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। वैद्य से पहले इंडियन ऑयल बोर्ड में निदेशक थे। उन्होंने पूर्व प्रेसिडेंट, इनसे पूर्व जो थे वो संजीव सिन्हा जी थे और ये उन्हीं की जगह लेंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस अफ्रीकी देश में पिछले 2 महीनों में 350 से अधिक हाथियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है? आपके ऑप्शंस हैं A सूडान, B नाइजीरिया, C साउथ अफ्रीका, D बोत्सवाना। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन D। जी हाँ, करीब 350 से अधिक हाथियों की मौत हो चुकी है जो अफ्रीकी देश बोत्सवाना है वहाँ पे। ये जो मामला है वो ओकावांगो डेल्टा का है, जो देश के उत्तरी हिस्से में है। और जो अफ्रीका है यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं, और जब सबसे ज़्यादा विशालकाय हाथी भी अफ्रीकी हाथी होते हैं। ये जो बोत्सवाना है वो ओकांगवागो डेल्टा में 300 से अधिक हाथियों की जो मृत्यु हुई है उसका अवैध शिकार जो है वो माना जा रहा है, और ये जो कोरोना वायरस है उसको भी माना जा रहा है। लेकिन फ़िलहाल जो सैटेलाइट से जो तस्वीरें ली गई हैं उससे ये पता चला है कि ये जो हाथी हैं वो कुछ तो एकाएक मरे हैं और कुछ जो हैं वो
घुट घुट के यानी तड़प तड़प के मरे हुए हैं, और ये खास तौर से पानी वाले क्षेत्रों के पास ही यानी दलदली क्षेत्रों में ही मरे हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है 9वां। हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने जर्मनी में PSD बैंक नॉर्ड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है? आपके ऑप्शंस हैं ए सानिया मिर्जा, बी सुमित नागल, सी महेश भूपति, डी रोहन बोपन्ना। आपके जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी सुमित नागल। जी हाँ, भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने कोविड-19 महामारी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीत ली है। इसी के साथ वे इस महामारी के बीच कोई टूर्नामेंट जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ये फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने कोविड-19 के बीच में कोई अंतर्राष्ट्रीय जो है मुकाबला या टूर्नामेंट जीता हुआ है। उन्होंने जर्मनी में PSD बैंक नॉर्ड ओपन क्ले कोर्ट फाइनल में दूसरे वरीयता मेजबान खिलाड़ी डेनियल मसूर को हराया है। और कैसे हराया है? 6-1 और 6-3 से हराया है। सुमित नागल वर्तमान में 127 नंबर के साथ भारत के सर्वोच्च रैंक वाले एकल खिलाड़ी बन गए हैं। कितने हैं? 127वीं रैंक पे हैं, और ये भारत के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस लिस्ट में हैं सर्वोच्च स्थान पे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की, जो कि है 10वां, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कितने लाख रुपए की बीमा कैप के साथ सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस योजना शुरू करने की तैयारी की है? आपके ऑप्शंस हैं ए 2.5 लाख रुपए, बी 5 लाख रुपए, सी 3.5 लाख रुपए, डी 1.5 लाख रुपए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए 2.5 लाख रुपए। जी हाँ, सरकार सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए जल्द ही नकदी रहित यानी जिसको हम कैशलेस बोलते हैं इलाज की सुविधा शुरू करने की योजना बना रही है। इसके तहत प्रत्येक मामले में अधिकतम सीमा जो रुपए होगी वो 2.5 लाख रुपए की होगी। देश में हर साल करीब 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, और इन सड़क दुर्घटनाओं के शिकार लोगों को ट्रॉमा और स्वास्थ्य सेवाओं को एक खाते के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा, जिस योजना के क्रियान्वयन के लिए MORTH के तहत स्थापित किया जाएगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है प्रश्न संख्या 11। हाल ही में किस बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई-किसान धन ऐप योजना यानी जो ऐप है वो लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए HDFC बैंक, बी SBI बैंक, सी देना बैंक, डी PNB बैंक। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए HDFC बैंक। जी हाँ, HDFC बैंक ने देश भर के किसानों के लिए जो है ई-किसान धन ऐप लॉन्च किया है। किसान अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए बैंकिंग और कृषि दोनों सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम होंगे। ई-किसान धन ऐप जो है वो किसानों को मंडी की कीमतों यानी जो नवीन कीमतें हैं जिनसे वो अनभिज्ञ रखते हैं अधिकतर उनको, और खेती की जो अच्छी से अच्छी जानकारी है, मौसम की भविष्यवाणी या जो बीज के किस्म हैं, अच्छी नस्ल की किस्म कौन कौन से हैं, इन सब की जो सलाह है उनको इन पे दिए जाएंगे। और ई पशु हाट भी उसमें होगा। किसान टीवी जैसी वैल्यू एडेड सेवाएं भी इस ऐप में समाहित होंगी, जिससे किसानों की बहुत ही बड़ी मदद होने वाली है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न। 12वां प्रश्न इस प्रकार है, कोरोना संकट के दौरान आलोचना झेल रहे किस देश के प्रधानमंत्री एडोर्ड फिलिप ने 3 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? जी हाँ, आपके ऑप्शंस हैं ए फ्रांस, बी ब्रिटेन, सी ऑस्ट्रेलिया, डी ब्राज़ील। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए। जी हाँ, फ्रांस के प्रधानमंत्री जो एडोर्ड हैं फिलिप हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अब तक किसी नए मंत्रिमंडल का नाम सामने नहीं आया है, और जब तक नाम सामने नहीं आता तब तक फिलिप ही वहाँ के जो मामले हैं, सरकारी मामले या कामकाज वो है संभालते रहेंगे। कुछ दिनों से अटकलें थी कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन कैबिनेट में फेरबदल कर सकते हैं, और यह फेरबदल राष्ट्रपति इमैनुअल ने अपनी गिरती साख को बढ़ाने के लिए या बचाने के लिए की थी। फ्रांस में राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री को चुनते हैं, जैसा कि वहाँ का नियम है। कौन चुनता है प्रधानमंत्री को? वहाँ के राष्ट्रपति। कहाँ के? फ्रांस के राष्ट्रपति ही वहाँ के प्रधानमंत्री को चुनते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री अपनी सरकार का गठन करता है। चलिए चलते हैं अगले। इलेक्ट्रॉनिक कार बनाने वाली कौन सी अमेरिकी कंपनी $209 बिलियन वैल्यूएशन के साथ विश्व की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है? आपके ऑप्शंस हैं ए
टोयोटा, बी एमजी, सी फोर्ड, डी टेस्ला। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी टेस्ला। जी हाँ, अमेरिका की इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला जो कंपनी है वो $209 बिलियन वैल्यूएशन के साथ जापानी कंपनी टोयोटा को भी पीछे छोड़कर विश्व की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। अब तक टोयोटा को ही सबसे वैल्यूएबल कंपनी का खिताब हासिल था। तो चलिए चलते हैं अगले 14वां प्रश्न इस प्रकार है आप लोगों के सामने। एनपीसीआई के मुताबिक वर्ष 2020 के किस महीने में लोगों ने यूपीआई से रिकॉर्ड 1.34 बिलियन ट्रांजैक्शंस किए हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए मार्च, बी अप्रैल, सी मई, डी जून। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी जून। जी हाँ, नेशनल पेमेंट्स कॉर्प ऑफ इंडिया जिसको एनपीसीआई बोलते हैं के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2020 के जून महीने में लोगों ने यूपीआई से रिकॉर्ड 1.34 बिलियन ट्रांजैक्शंस किए, जो कि रुपए में अगर आंके तो ये करीब 2.62 जी लाख करोड़ रुपए का जो ये है लेन देन हुआ है। किस महीने में? जून में। किससे हुआ है? यूपीआई से, जिसको बोलते हैं यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, यूपीआई। जी हाँ, इसको याद कर लीजिए, यूपीआई जिसको बोलते हैं यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि है 15वां। भारत चीन तनाव के बीच डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल की बैठक में केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए रक्षा खरीद को मंजूरी दी है? आपके ऑप्शंस हैं ए 30,000 करोड़, बी 38,900 करोड़, सी 39,900 करोड़, डी 45,500 करोड़ रुपए। तो इसका जो ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी 39,900 करोड़ रुपए। जी हाँ, 2 जुलाई को डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल के अंतर्गत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने इसकी अध्यक्षता की थी और इस अध्यक्षता यानी इस बैठक में इन्होंने ये निर्णय लिया कि करीब 39,900 करोड़ के रक्षा खरीद को इन्होंने हरी झंडी दिखाई, मंजूरी दे दी है, जिसमें इन्होंने फैसला लिया हुआ है कि करीब 33 फाइटर जेट और 300 लंबी दूरी की लैंड अटैक मिसाइल्स और 250 एयर टू एयर मिसाइल खरीदी जाएंगे और 12 नए सुखोई Su-30 MKI और 21 नए MiG-29 जो विमान हैं, फाइटर प्लेन्स हैं, उनको खरीदा जाएगा। इसके अलावा 59 MiG-29 विमानों को अपग्रेड किया जाएगा, उनमें नए नए चीज़ें लगाई जाएंगी। सरकार ने कहा है कि 248 एक्स्ट्रा BVR जिसको बियॉन्ड विजुअल रेंज कहते हैं मिसाइल भी खरीदी जाएगी और ये जो मिसाइलें होंगी वो हवा में मार कर सकती हैं। इस बैठक में पिनाक मिसाइल को खरीदने पर भी मुहर लगाई गई है। ये मिसाइल करीब 1000 किलोमीटर दूर जो है तक अपनी जो मारक क्षमता है वो सिद्ध कर सकती है। तो दोस्तों, आज के ये 15 करंट अफेयर्स यहीं ख़त्म होते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। अगर आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।